टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक बात तो आप सब ने सुनी होगी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। या फिर कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि फ्यूचर इज नथिंग बट पास्ट कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डोर। तो इसका क्या मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ पास्ट ट्रेंड देख के हमें फ्यूचर का अंदाजा बताता है? मतलब ट्रेंड्स के अलावा बाकी किसी भी मार्केट फोर्सेस से कुछ लेना देना ही नहीं है? जी नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े कुछ ऐसे ही ट्रुथ्स और मिथ्स के बारे में बताएंगे, सो कीप वॉचिंग। आपको पता है 100 साल पहले जब कोई इंडिकेटर, कोई सिग्नल नहीं हुआ करते थे, तब लोग शेयर मार्केट को एक लक गेम समझते थे। उस टाइम पे वॉल स्ट्रीट में चार्ल्स डाउ नाम का एक इन्वेस्टर था। जी हाँ, ये वही डाउ जोन्स वाले डाउ है। तो चार्ल्स डाउ एक वीकली एडिटोरियल लिखा करते थे जिसमें वो अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को शेयर किया करते थे। बाद में उनके मरने के बाद उनके ही कुछ फॉलोअर्स ने उनके इन्हीं एडिटोरियल्स को कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई और उसको नाम दिया डाउस थ्योरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और चार्ल्स डाउ कहलाने लग गए फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये थ्योरी कहती है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब बाजार में किसी शेयर का प्राइस डिसाइड होता है हर उस छोटे से लेके बड़े फैक्टर्स के बेसिस पे जो कंपनी को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो कंपनी की परफॉर्मेंस हो, उसकी हिस्ट्री या फ्यूचर गोल, या फिर कोई भी आउटसाइड फैक्टर। चाहे हमें उस इंफॉर्मेशन की जानकारी हो या ना हो, पर मार्केट को सब जानकारी है। मतलब हम जो भी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस या कोई भी और फंडामेंटल्स देखते हैं, वो सब ऑलरेडी उसके शेयर प्राइस में कंसिडर हो चुका होता है। हम सिर्फ इन फंडामेंटल्स को देख के ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले 5-10 सालों में मार्केट इन फंडामेंटल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, और इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। पर अब एक सवाल और उठता है कि अगर ऐसा ही है तो अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी का ग्राफ तो सिर्फ उठता ही जाना चाहिए, क्यों ये ऐसे गिरता उठता मूवमेंट दिखाता है? तो उसका कारण होता है ह्यूमन इमोशंस। जी हाँ, डाउस थ्योरी के हिसाब से मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट ह्यूमन इमोशंस, और ह्यूमन इमोशन डिसाइड करता है शेयर के शॉर्ट टर्म मूवमेंट को। और मार्केट की इसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड की स्टडी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसका मूल आधार है ह्यूमन इमोशंस एंड साइकोलॉजी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नेस्ले का। अब इसका ग्राफ देखें तो ये कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, और सही भी है क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसका प्रोडक्ट मैगी अपने बाकी कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे है। पर फिर ये इतनी बड़ी बड़ी गिरावट क्यों देखी गई इस शेयर में? क्या इस गिरावट का कारण कोरोना वायरस है? मतलब कोरोना आने से कंपनी की सेल गिर गई? नहीं, बल्कि लॉकडाउन के लिए लोगों ने मैगी स्टॉक करना शुरू कर दिया, उसकी सेल और बढ़ गई। इस गिरावट का कारण था पैनिक। लोगों के मन में यही था कि अगर कोरोना ऐसे ही फैलता रहा तो सब बिजनेस बंद पड़ जाएंगे, जिसके कारण लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर दिया और शेयर प्राइस में इतनी बड़ी करेक्शन आ गई। पर जैसा कि डाउ थ्योरी ने कहा, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट को सब पता है, और इसलिए नेस्ले का शेयर कुछ ही दिन में वापस अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ गया। चलिए अब ये दूसरी गिरावट देखते हैं। अगर आपको याद हो तो 2018 में एक न्यूज़ आई थी कि मैगी में लेड पाया जा रहा है, जो कि एक हानिकारक पदार्थ है। उसका कंटेंट अलाउेबल लिमिट से ज़्यादा था, पर कुछ महीनों बाद लैब टेस्ट से ये न्यूज़ गलत साबित हो गई। तो नेस्ले को तो पता था उसके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ गलत नहीं है, तो उसका शेयर प्राइस क्यों गिरा? तब भी सिर्फ एक ही कारण था, ह्यूमन इमोशंस। और आप देख सकते हैं उसके बाद नेस्ले के शेयर का मूवमेंट ये सिर्फ बढ़ता ही गया। तो शेयर बाजार में ये छोटे छोटे ट्रेंड्स ही हमें देते हैं बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। और इन ट्रेंड्स को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है इनके टाइप्स को जानना। मार्केट में सिर्फ 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड, जैसे कि ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म में प्रिवेल करता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए, और इसका यूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड के अंदर की करेक्शंस को कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। जैसे अगर प्राइमरी ट्रेंड अप है तो उसका सेकेंडरी ट्रेंड डाउन होगा, और ये चलता है 3 हफ्ते से 3 महीने तक के पीरियड के लिए। और ये ट्रेंड शेयर प्राइस को 30-60% तक रिट्रेस करता है। इसका यूज़ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करते हैं बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। उसके बाद आता है माइनर ट्रेंड। तो कोई भी सेकेंडरी ट्रेंड इन्हीं छोटे छोटे माइनर ट्रेंड से बनता है। माइनर ट्रेंड्स मैक्सिमम 3 वीक्स तक के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और ये ट्रेंड्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स को। जैसे हम किसी कंपनी का चार्ट खोलते हैं और 1 वीक या 1 मंथ का पीरियड सेलेक्ट करते हैं, तो ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी ट्रेंड को। और वहीं अगर हम पीरियड 1 डे कर दें तो हम देख सकते हैं सेकेंडरी ट्रेंड को। और माइनर ट्रेंड को देखने के लिए हमें आवरली चार्ट खोलना पड़ता है। तो ये तो थे 3 ट्रेंड्स जिसमें मार्केट वर्क करता है। अब ये 3 ट्रेंड्स भी फर्दर 3 फेजेस में वर्क करते हैं। फर्स्ट फेज इज एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में ट्रेंड सिर्फ स्टार्ट हो रहा होता है, और इस फेज में शेयर के प्राइस एक्शन से ट्रेंड प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन होता है। इस फेज में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बैंक्स या प्रमोटर्स,
वो शेयर को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है और वो सेकेंड फेज में आ जाता है, जिसे कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। इस फेज में जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एक ट्रेंड डेवलप होता दिखता है। वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए शेयर्स बाय करने लगते हैं और जो ट्रेंड है वो बहुत ऑब्वियस होने लगता है, जिसके कारण जनरल पब्लिक भी इसका हिस्सा बनने लगती है और ये ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करते हुए शेयर प्राइस को और बढ़ा देता है। और फिर आ जाता है लास्ट फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये इमोशनली ड्रिवन रैली होती है जब सभी को दिखने लगता है कि शेयर अप ट्रेंड में आ चुका है, तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो भी एंट्री मारने लगते हैं। किसी को ब्रेकआउट दिखता है तो किसी को क्रॉसओवर, जिसके कारण शेयर प्राइस फर्दर ऊपर जाता है और फिर जो बिग इन्वेस्टर्स जिन्हें फर्स्ट फेज में एंट्री ली थी वो अपने प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलने लगते हैं, जिसके कारण ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और जो लेट एंट्री वाले ट्रेडर्स होते हैं उन्हें लॉस लग जाता है। सो ट्रेंड को पहचान के उसमें सही समय पे सही फेज में एंट्री लेना और एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। और इस ट्रेंड को पहचानने में एक बड़ा इंडिकेटर जो हमारी हेल्प करता है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने शेयर्स बेचे या खरीदे गए हैं, और हायर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में काफी ज्यादा बना हुआ है, और जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है, चाहे वो अपसाइड ट्रेंड हो या चाहे डाउनसाइड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर इस ग्राफ को देखें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है और वॉल्यूम को देखें तो वो भी बढ़ रहा था। इसका मतलब A to B का जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। फिर B to C में ट्रेंड चेंज हो गया और ग्राफ गिरने लग गया, पर साथ ही वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम ट्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा और इसलिए B to C का ट्रेंड हो गया वीक ट्रेंड। अब क्योंकि A to B का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था और B to C का ट्रेंड वीक ट्रेंड है, इसका मतलब आगे भी A to B कंटिन्यू करेगा और इसी कारण से ये ग्राफ फिर बढ़ने लग गया और C से D पे आ गया। और सिमिलरली फिर वॉल्यूम के हिसाब से C to D एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और D to E एक वीक ट्रेंड है, इसी कारण से ये ग्राफ बढ़कर F पॉइंट तक चला गया। पर अगर इसके बाद देखें E to F में तो जो वॉल्यूम था वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब E to F एक कंपैरेटिवली वीक ट्रेंड है और F पॉइंट से जब शेयर गिर के G पॉइंट तक आया तब का अगर वॉल्यूम देखें तो वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब F to G का ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है। तो अगर E to F और F to G को कंपेयर करें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि F to G आगे कंटिन्यू करेगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो इस पूरे ग्राफ को देख के एक बात समझ सकते हैं कि कैसे वॉल्यूम हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है और उसकी फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है, और इसलिए वॉल्यूम को टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। इस वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में काफ़ी कंसेप्ट्स डिस्कस किए, तो आगे बढ़ने से पहले उसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जिसमें हमने देखा कि मार्केट सभी फंडामेंटल्स और टेक्निकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और एकमात्र चीज़ जो मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट को ड्राइव करती है वो होती है ह्यूमन इमोशन। फिर हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर, और हमने जाना कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। जिसके बाद हमने देखा 3 फेजेस ऑफ ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें से हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में एंट्री लेके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एग्जिट करना होता है। और लास्ट था वॉल्यूम, जिसके थ्रू हमने पता किया स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो ये तो है टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स, जिसने हमें ये सिखाया कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें ह्यूमन इमोशंस को रीड करके ट्रेंड का पता लगाना होता है ताकि हम सही फेज में एंट्री लेके प्रॉफिट कमा सके, और इसमें हमारी हेल्प करता है वॉल्यूम। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन मेथड्स के बारे में जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस मेनली 3 मेथड्स पे वर्क करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस पैटर्न एंड टेक्निकल इंडिकेटर। किसी भी ट्रेंड के हाई को जोड़ के जो लाइन बनती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, और वैसे ही लोस को जोड़ के जो लाइन बनती है उसे कहते हैं सपोर्ट लाइन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेयर प्राइस को इन लाइंस को ब्रेक करने में मुश्किल होती है, और इसी थ्योरी पे बेस्ड एक स्ट्रेटजी है जिसे कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यानी कि अगर शेयर प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो उसे अप ट्रेंड का सिग्नल माना जाता है और वो एक सही समय होता है शेयर बाय करने का। वैसे ही अगर कोई शेयर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो उसे डाउन ट्रेंड का सिग्नल माना जाता है और वो सही समय होता है उसे सेल करने का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ज्वाइन करके जो कुछ सर्टेन शेप्स बनते हैं उन्हें प्राइस पैटर्न्स कहते हैं, जो कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस का मेथड नंबर 2 है, और इन पैटर्न्स के बेसिस पे ही फर्दर बाय और सेल सिग्नल्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही पैटर्न्स हैं जैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पर ये दोनों ही मेथड्स टोटली ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं,
और इनका किसी डेटा एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं। इसलिए कुछ लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर शेयर प्राइस और वॉल्यूम जैसा डेटा का इस्तेमाल करके ग्राफ्स बनाते हैं और उन्हीं के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल्स देते हैं। कुछ इंडिकेटर्स का नाम आपने सुना होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स एक्सेट्रा। जैसे मूविंग एवरेज को समझते हैं, ये शेयर के लास्ट फ्यू डेज के प्राइस को एवरेज करके एक लाइन बनाता है। जनरली हम 200 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब शेयर प्राइस अपने मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर जाता है तो उसे बाय का सिग्नल माना जाता है, और जब इसके नीचे जाता है तो उसे सेल का सिग्नल माना जाता है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं मूविंग एवरेज मेथड का। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें शेयर प्राइस की डायरेक्शन का एक अंदाज़ा बताता है और बाय और सेल के सिग्नल्स देता है। इस वीडियो में जितना भी हमने देखा वो सिर्फ एक छोटा सा बेस है, और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। सो ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।